जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बच। जी। और हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती हैं और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका मेन फोकस जो हमेशा से रहा, जो कि लोग भी बात करते हैं और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की तरफ रहा, इकोनॉमी की तरफ रहा। एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। आपने अगर वो सर्वे देखा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? इस वक्त भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। यस उससे जी। पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को तभी यूज कर सकते हैं जब वो इकोनॉमी उसकी वीक हो और उसे पैसों की जरूरत हो। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक्स करने के लिए, और उसमें अमेरिका को कुछ नहीं करना था, उन्हें सिर्फ हमें पैसे देने थे, और उसके बाद अटैक सारे यहाँ से हो रहे थे। और यही रीजन है कि आज अफगानिस्तान जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो उससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो इनकी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था बिल्डिंग का, उसमें भी उन्होंने जो है वो कुरानी आयत जो थी वो भी पढ़ी जा रही थी और मोदी जी वहां मौजूद थे। और उसके अलावा भी कई बार हम देख चुके हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वो उनको अक्सर अवार्ड्स वगैरह देते रहते हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है, वरना बाकी इस्लामिक कंट्री के साथ तो उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसी वजह से कश्मीर में भी जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसमें काफी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उनकी तरफ के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी जो आप बात कर रहे हैं इजिप्ट मॉस्क की, तो बिल्कुल इजिप्ट जो है वो जाहिर है कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो अगर वो वहां जाएंगे तो वहां की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगी उसकी उनको दावत दी गई होगी, तो शायद वो इसी वजह से जा रहे हैं। और वैसे भी कई बार हमने देखा है कि इंडिया ने जो है वो अपने आप को सेक्युलर हमेशा वो लोग कहते हैं, और उसका मतलब यही है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है। बिल्कुल, ये चीज एक मैसेज देती है और वाजे मैसेज देती है। मैम मुझे बताएं, डिनर हुआ जिसमें बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकॉन ने पार्टिसिपेशन की, डिनर में आए, जिनमें सुंदर पिचाई थे, इसके अलावा अंबानी थे, इसके अलावा सीईओ थे पेप्सी के जो कि इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगी? एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस में, उसके अलावा जो बिजनेस टाइकॉन है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें भी मोस्टली इंडियंस इस टाइम यूएस में। क्या यूएस पे कब्जा होने जा रहा है इंडिया का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस पे इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इतने सालों में, पिछले कई आप समझे 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो खैर हमेशा से ही, लेकिन 10-20 साल से जो है वो इंडिया ने अपने आप की एक पोजीशन बनाई है, और उसमें जाहिर है कि उनकी बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत हिस्सा है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बिल्कुल। इंडिया में भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं, तो यकीनन ये चीज भी इसीलिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ में दिखाई दे मोदी जी के। और क्योंकि अमेरिका को भी बहुत जरूरत होती है कि जब वहां पे इलेक्शंस हों तो उस वक्त ना सिर्फ फंडिंग की, बल्कि जो इंडियंस वहां रहते हैं उनके वोट्स की भी बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो हर हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है वो लोग, और फंड्स भी वो ज्यादा कर सकते हैं, तो शायद यही वजह होगी। और वैसे भी जब इतने बड़ा इवेंट होता है, जिस तरह का ये इवेंट था, एक बहुत शानदार इवेंट था, और आई विश कि हमारे टीवी चैनल्स ने उसको प्रॉपर कवरेज दी होती, जो बिल्कुल भी नहीं दी गई, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि जाहिर है उसमें सारे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो हैं भारत से वो भी पहुंचे, और वो यकीनन मोदी जी ने उनको इनवाइट किया होगा।
और तभी गए हैं उनके साथ, लेकिन काफी अच्छा इवेंट रहा और काफी सक्सेसफुल इवेंट मैं इसको कहूंगी, अच्छा, विजिट का समझ लीजिए जी। डेफिनेटली पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है, कवरेज पूरी दुनिया में मिल रही है, न्यूज़पेपर्स पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं पीएम मोदी की तारीफ में। यहाँ पे सवाल एक ये उठता है, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान की मीडिया का जिक्र किया, तो ख्वाजा आसफ ने साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि यूएस इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। मतलब इसमें भी हमें कोई इशू है कि अगर कोई दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होते हैं तो हम क्या मुश्किल फैसला करेंगे, ये तो ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताया क्या करेंगे, क्या उन्होंने, आपने क्या अमेरिका से। स्टेटमेंट सुनी डेफिनेटली होगी कि उन्होंने बोला है कि अगर रिलेशन बेहतर होते हैं, ये ना हो कि हमें आप मुश्किल फैसले करने पे मजबूर करें। ये कोई धमकी थी या कोई तरला था या क्या चीज थी? मुझे स्टेटमेंट की ऐसा समझ नहीं आई। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट मैंने भी उनकी सुनी है, इस स्टेटमेंट को मैंने भी कवर किया था। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बताएं। क्या वो अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे? क्या वो किसी किस्म की क्या इंडिया को धमकी लगा रहे हैं? कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे? लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना दें, जिससे और इनकी कमजोरी जो है वो दुनिया के सामने आ जाए। ठीक है, अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे या पैसे अमेरिका पैसे देना छोड़ देगा? अमेरिका तो पैसे देना छोड़ चुका है, लेकिन मुश्किल फैसले तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम लेंगे, तो हमारे लिए तो मुश्किल फैसला यही हो सकता है कि हम किसी से पैसे मांगना छोड़ दें। हमें इससे मुश्किल काम तो कोई लगता नहीं। तो हो सकता है कि अब आईएमएफ का पीछा छोड़ दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मगर ये आप जानते हैं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो डिक्टेशन दिया गया होता है, ये बेचारे मिनिस्टर्स जो हैं ये बोल देते हैं और उसके बाद बुरा भला यही सुनते हैं। हालांकि ये इनकी अपनी जबान बाज दफा होती भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये चीज जो पीएम मोदी के जो विजिट के दौरान हमने नोटिस की है कि स्टैंडिंग ओवेटिंग बहुत बार हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां के कांग्रेसमैन सेल्फीज ले रहे हैं बकायदा। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूएस जैसा कंट्री और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे गए हैं सेल्फीज ले रहे हैं। एलन मस्क ने ये बोल दिया कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं। अभी तो पाकिस्तान से भी बहुत से फैन उठ रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया को जरूरत पड़ चुकी है पीएम मोदी जैसी लीडरशिप की? देखिए, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते हैं, लोग भाग भी जाते हैं, आपको इनवाइट भी नहीं करते, और इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल है यही सिर्फ एक फर्क है। और जाहिर है आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इकोनॉमी को तो स्ट्रांग किया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने। और जाहिर है इसमें सिर्फ पीएम मोदी का रोल नहीं होगा, पूरी टीम का एक काम होता है। और उन्होंने जो टीम रखी है, चाहे वो फॉरेन ऑफिसर्स हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो उनके, या इकोनॉमी के लोग हो, तो जाहिर है वो काम अच्छा कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम भारत की इकोनॉमी को भी आगे जाता देख रहे हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट है। अगर कुछ लोग जो पाकिस्तान से बात करते हैं, यानी कि हमारे शोज में भी आते हैं और बात करते हैं, तो उनका ये भी कहना था कि जो ये विजिट है मोदी जी का यूएस का, वो हमारे स्टैब्लिशमेंट को और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बड़े गौर से देखना चाहिए, और ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और मुल्क को बेहतर कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देखा कि किसी किस्म की कवरेज नहीं थी, और हमारे टीवी चैनल्स अपना ही गाना गा रहे थे, जो अक्सर ही इमरान खान और बाकी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लेके होता रहता है, वही होता रहा, और हमने इसको टोटली इग्नोर किया है अपने टीवी चैनल्स की हद तक। तो लेकिन इसका सोशल मीडिया से हमें सारी खबर मिल गई है, वो एक अलग बात है। इसका पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ, इंडिया को क्या नुकसान हुआ? मतलब अगर हमने कवर नहीं किया, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, तो इंडिया को कोई नुकसान हुआ है इसका? इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी बताई गई है, ये सिर्फ हमारी जेलसी है या हमारी कमजोरी है कि हमने नहीं दिखाया, जबकि हमें दिखाना चाहिए था। और हमें कुछ, जैसे कि कई लोग, मैं पहले कह रही हूँ कि कह चुके हैं, कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए था कि हम भी कुछ इम्प्रूव कर सकें। लेकिन हम उस चीज के लिए तैयार नहीं। हम सारी दुनिया के आगे अपना कटोरा लेके जाएंगे, लेकिन हम भारत से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है, रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस गए हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मतलब एक लेडी ऑफिसर हैं,
उनसे अम्ब्रेला ली गई है और वो बारिश में भीग रही हैं। क्या ये ऐसी जो काम है या ऐसा कुछ एक्टिविटीज है, ये जाने अनजाने में हो जाता है, या फिर आप मेंटली तौर पे हाजिर नहीं होते या कंफ्यूज होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कुछ जाने अनजाने में ही हो गया होगा, अदरवाइज वो तो तो बार एक बार जाने अनजाने में अच्छा, हो जाते हैं। एक अच्छा गेस्चर ही दिखा रहे थे, मगर वो भूल गए कि वो लेडी ऑफिसर जो है वो बेचारी बारिश में रह गई। तो वो शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, वो कभी माइक फेंक देते हैं, कभी उनके इस हाँ, किस्म की वीडियोस उनकी तरह तरह की आती, कभी वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, वो भी बड़ी उनकी वीडियोस चलती हैं। लेकिन बिल्कुल। बात सारी ये है कि उनको चाहे बात करनी आए या ना आए, लेकिन हमारे पास इमरान खान भी आए थे, जो बहुत अच्छी स्पीचेस किया करते थे, बड़े अच्छे भाषण देते थे, लेकिन काम इमरान खान से भी नहीं हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, उनसे बात करनी उनको नहीं आ रही, लेकिन काम बहरहाल उनसे भी नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो क्या करती है। लेकिन फिलहाल तो अगर वो गए भी हैं कहीं, तो वो पैसे मांगने ही गए हैं। आपने देखा है कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से वो बात कर रहे हैं, और वो बात वो यही कर रहे हैं कि जी आप हमें कुछ फंड दे दीजिए। पता नहीं पाकिस्तान इसमें से कब निकलेगा, लेकिन बहरहाल इसमें से निकलना चाहिए। और मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है कि आईएमएफ के चुंगल से हम बाहर निकल पाए। अल्लाह करे कि हम आज ही निकले, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो जब हम कर्जा देने के लिए कर्जा ले रहे हैं और फिर उसको दोबारा उसे उसको रिफंड करने के लिए फिर से कर्जा ले रहे हैं, तो शायद ये बहुत मुश्किल और मुश्किल तरीन होता जाएगा। मैं इसरो और नासा का जो डील होने जा रही है, आपस में वो मिलके प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, मतलब स्कूल में था, कॉलेज में था, बताया जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा है। नासा पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं स्पेस के हवाले से उसे लीड करती है मोस्टली। आज उस नासा को इसरो की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये तो हमेशा से ही होता है, कोई ना कोई दूसरा आगे बढ़ता है, और जो पहले से कंपनीज कोई काम कर रही होती है उन्हें कंपटीशन भी आता है, और उसके साथ साथ अच्छा है कि अगर मिल के काम कर रहे हैं तो लोगों को ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो इस तरह की चीजों के ऊपर बातचीत होती है, ना कोई, आप देखते हैं कि ना कोई टॉक शो होता है, ना ही किसी किस्म की कोई वर्कशॉप कोई खास चल रही होती है, और ना ही हमारे स्टूडेंट्स उस तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने इस किस्म का माहौल क्रिएट ही नहीं किया है। वरना आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जिस तरीके से ये लाल मस्जिद के लोग निकले थे, इस्लामाबाद की रोड्स ब्लॉक की गई थी, हमने असल में ये वाला कल्चर और ये वाली सोसाइटी डेवलप की है। ठीक है। पाकिस्तान ने लास्ट 40 से 50 ईयर्स में ये क्रिएट किया है। हमने कोई काम की बात, के नासा की बात हो रही है या किसी और काम की, साइंस पे बात हो रही है, बल्कि एक पिक्चर थी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मिली, उसमें ये दिखाया गया था कि कोविड के जमाने में जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, और वो जितनी इस्लामिक कंट्री या मुल्ला उल्लाओं की पिक्चर थी पाकिस्तान के, कि वो दुआएं कर रहे हैं और बस जैसे पढ़ पढ़ के फूंक रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि जो बाकी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हुई या काफिर कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, वो असल में वैक्सीन बना रहे हैं। तो जिस दिन मैं हम इस चीज में से निकलेंगे और हाँ, हम ये सोचेंगे कि हमने भी वैक्सीन बनानी है, हमने भी कुछ साइंस में काम करना है, उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। मैम, जैसे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ है, साजिश की जाती है, साजिश हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान के जो खुद लीडर हैं वो सोची समझी साजिश के थ्रू हमें एक ट्रैक पे लेके चल रहे हैं। हमें रैशनल थिंकिंग से दूर रखा जा रहा है, जो हमारे असल इश्यूज हैं हमें उनसे दूर रखा जा रहा है, हमें प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल एनालिसिस से दूर रखा जा रहा है। मतलब हम आज भी यही कहते हैं कि जी दुआ करें, नो डाउट दुआ हमारा एक मजहब का कंसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमें कुछ करने की जरूरत है। ये सोच हम में कैसे आएगी? मतलब दुनिया की जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो यही पहले प्रैक्टिकल और फिर दुआ के कंसेप्ट को मानते होंगे, लेकिन हम कहते हैं दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। और इवन इसके नहीं ऊपर बात देखें, भी करें, इवन इसके ऊपर बात भी करें तो ये कह दिया, फतवा लगा दिया जाता है, ये देखो ये कैसी बात कर रहा है, इसका मतलब इसे अल्लाह पे यकीन नहीं है, ये कहता है दुआ से कुछ नहीं होने वाला। नहीं देखें, दुआ तो हर रिलीजन का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्कुल। इस्लाम का है, हर रिलीजन में दुआ की जाती है, हर रिलीजन में इबादत भी की जाती है। लेकिन बात सारी ये है कि जिस दिन हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को चेंज करेंगे, जिस दिन हम उसमें से कुछ पढ़ाई लिखाई की जो चीजें हैं वो ऐड करेंगे, उसमें से रिलीजन निकालेंगे। दुनिया की कौन सी कंट्री है, आप बता दीजिए मुझे, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में रिलीजन पढ़ाया जाता हो, पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में होता है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है और कहीं नहीं होता। कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे आपको रिलीजन की भी बुक पढ़नी है, ऐसा कहीं नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और यही वजह है कि हम अभी अफगानिस्तान तक में भी आई स्टोन थिंक एज होता में रह होगा, रहे हैं। अफगानिस्तान में भी ऐसा होता होगा। आई डोंट नो कि अफगानिस्तान में, मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन हो सकता है अफगानिस्तान में होता हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल होता है, और यही हमें जो है स्टोन एज में ले जाने के लिए काफी है।
ऐसे ही है। अच्छा मैम ये बताएं, पीएम मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने ये बोला है इंडियाज प्रोग्रेस इज वर्ल्ड प्रोग्रेस। मतलब इस बात में जो इन्होंने यूएस में ये स्टेटमेंट दी है, इस बात में बड़ा दम नजर आ रहा है और बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। यानी इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो ही वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा। देखिए, वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले रीजन तो प्रोग्रेस करेगा ऑब्वियसली, और वर्ल्ड तो उसके बाद आ जाता है। जाहिर है इस वक्त भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। उससे ऐसी है। पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। तो जाहिर है सबसे पहले इस रीजन को लेके आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की जो सियासतदान है या जिस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया में होती है, तो जरूर वो पूरे रीजन का सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत का नहीं। और इसके बाद ही सब लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे, और बाकी अगर वर्ल्ड की वो बात करते हैं तो वर्ल्ड तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस रीजन की तरफ जो है खास तवज्जो देनी होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। डेफिनेटली। और ये एज ए पाकिस्तानी मुझे चाहिए, हमारे लीडर्स को चाहिए कि अगर एशिया से कोई पावर उठ रही है और वो भी हमारे नेबर में है, तो हम सपोर्ट करें, रिलेशन बेहतर करें, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो शायद अगले का भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। लेकिन ऐसी सोच रखेंगे तो ही ऐसा कुछ होना पॉसिबल है। ये बताएं मैम कि हमें ये कहा जाता रहा कि जी इंडिया को यूज कर रहा है यूएस। मतलब अभी ये जो खबर कुछ पाकिस्तान में भी चलती है, जब पब्लिक से बात करते हैं तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बना रहा है, चाइना से बदला लेने के लिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बना रहा है। आपको लगता है कि इंडिया किसी भी यूएस हो या रशिया हो या चाइना हो या कोई भी पावर हो उसकी बात में आएगा? और अगर बात में आना होता या किसी के हाथ से इस्तेमाल होना होता तो वो नेटो प्लस का मेंबर, मतलब वो मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लेता? देखिए, ये तो 10 लोग 10 बातें करेंगे और हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हर एक अपनी जगह पे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आप किसी भी कंट्री को तभी यूज कर सकते हैं जब वो इकोनॉमी उसकी वीक हो और उसे पैसों की जरूरत हो। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक्स करने के लिए, और उसमें अमेरिका को कुछ नहीं करना था, उन्हें सिर्फ हमें पैसे देने थे, और उसके बाद अटैक सारे यहाँ से हो रहे थे। और यही रीजन है कि आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ देखने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ इस तरह का कोई इशू नहीं है कि वो इकोनॉमी को लेकर परेशान हो। तो मुझे नहीं लगता, कई बार उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं डॉक्टर जयशंकर के जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो बिल्कुल। किसी के भी अंडर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम मुझे ये बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों या पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप हो, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से क्या सीखने की जरूरत है या हमारे लीडरशिप को क्या चीज सीखने की जरूरत है? उनको बिजनेस सीखने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी हैं गुजराती। जी। और हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती हैं और मोदी जी भी गुजराती हैं। तो उनका मेन फोकस जो हमेशा से रहा, जो के लोग भी बात करते हैं और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की तरफ रहा, इकोनॉमी की तरफ रहा। और जैसे जैसे आपकी अगर घर की इकोनॉमी हो चाहे कंट्री की हो, जब वो बढ़ती है, वो स्ट्रांग रहती है, तो आप भी स्ट्रांग होते हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया सबकी आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहा है, क्योंकि वो किसी से जहाज उधार लेके उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं गए कि जी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से ले लें और वो कहें जी मलेशिया पहुंच गए जब वापस कर दो, या अमेरिका पहुंच के वो वापस अपना प्लेन बुला लें जो इमरान खान के साथ होता था। तो जाहिर है उनका मेन फोकस जो है वो इकोनॉमी रहा और उसी को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसी के ऊपर काम किया। इसी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी इकोनॉमी की वजह से इंडिपेंडेंट हो गई। और बाकी चीजें भी आप देख रहे हैं कि हर कंट्री उनको बुला रही है और बिठा रही है। तो ये एक जो है ये चीज पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, जिसके पास पैसा होता है उसकी वाह वाह तो होती है।
बिल्कुल और सेकेंडली पैसे के अलावा मैं ये समझता हूँ विजन क्लियर होना जरूरी है। आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट पे कायम रहना जरूरी होता है, तो फिर दूसरे कंट्रीज आप पे ट्रस्ट भी करते हैं और आपके साथ रिलेशन बेहतर रखना भी चाहते हैं। अच्छा, एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। आपने अगर वो सर्वे देखा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? क्या नहीं, मैंने वो सर्वे नहीं क्या उस देखा सर्वे में जी। पाकिस्तान भी होगा? हो सकता है कि पाकिस्तान भी हो, क्योंकि जाहिर है कि भारत बिल्कुल हमारे साथ एक कंट्री है, और हर चीज उनकी, चाहे वो जबान हो, चाहे स्टाइल हो, बातचीत हो, हर चीज को पाकिस्तानी जल्दी पिक भी करते हैं, जल्दी फॉलो भी कर लेते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान भी उसमें हो, लेकिन खैर मैंने वो सर्वे क्योंकि नहीं देखा। लेकिन बट ये एनीवे बहुत बड़ी बात जाहिर नहीं है। है अगर ये खबर है कि 120 कंट्रीज चाह रहे हैं कि ऐसे ही लीडरशिप चाहिए जो आपकी इकोनॉमी को भी बेहतर साइड पे लेके जा रही है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक रिस्पेक्ट भी दिलवा रही है। इवन इंडिया के लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, जो जब मेरी बात होती है वो कहते हैं हमें लीडर जो मिला है हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है। नहीं, खैर ऐसा तो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम जो है वो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमी पे भी और फॉरेन पॉलिसी पे भी। और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है उन लोगों से, और खास तौर पे पाकिस्तान को तो सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। लास्ट में अगर आप ये सारी डिस्कशन को आप एक दो लाइन में वाइंड अप करें, आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो पीएम मोदी का साहब का इंडिया यूएस का विजिट है, आने वाले टाइम में इंडिया यूएस रिलेशन किस लेवल पे आप देख रहे हैं? आने वाले टाइम में क्या ये रिलेशन फ्रेंडशिप में बदलने वाले हैं, जैसे इंडिया रशिया फ्रेंडशिप है? क्या अब इंडिया भी एक सुपर पावर के तौर पे या एक मेन पावर के तौर पे दुनिया में सामने आने वाला है? देखिए, बिल्कुल इंडिया जो है वो बहरहाल सामने तो आ चुका है, और काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे। लेकिन अगर फ्रेंडली फ्रेंडली कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि किसी भी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कोई फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। ये टोटली बिजनेस पे डिपेंड करता है, और कुछ नहीं। वरना ये तो हमने ही निकाला है कि जी फ्रेंडली कंट्रीज, जो हमें पैसा दे दे वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, जो ना दे तो वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है, इंडिया के पास बहुत कुछ है दुनिया को ऑफर करने के लिए, चाहे वो पैसा देकर सामान लेना हो, चाहे वो उनके पास जो है वो लोग मौजूद हैं ऐसे जो कई फील्ड्स में काम कर सकते हैं, और चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट वहां पर है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो वैक्सीन बनाना हो। तो इसलिए इंडिया की जरूरत दुनिया को पड़ती रहेगी, और एक बिजनेस रिलेशंस जो मैं कह रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, वो उनके सब कंट्रीज के साथ बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आरजू काजमी जी से बात करके। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर उनकी ओपिनियन ली। मैं ये समझता हूं कि आपको भी इनकी ओपिनियन बेहतर लगी होगी। अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, जब वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहता